घबराना किस बात का, पेपर तो एक दिन आने ही थे, उस दिन के लिए तो अपन ने इतने दिन से पढ़ाई करी है। ठीक, आज का तो इंतजार था, मैं इन्हीं दिनों को तो इंतजार था, इन्हीं दिनों के लिए तो हम पढ़ रहे थे, बस पढ़े लिखे अभी पेपर दिए और पास और फ्री, फिर जिंदगी में हम फ्री हम इस पढ़ाई के नाम की दुविधा से ही फ्री। सर फिर और पढ़ेंगे, फिर हमारी नौकरियों की लग जाएगी और फिर आपको कौन याद करेगा। ठीक है, मेरे को याद मत करना, पर अभी तो मेरी जरूरत है तुम्हें, अभी तो थोड़ा बहुत मेरे से पढ़ लो। तो गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत है आपका दोबारा से। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, आपका टीचर सी कार्तिक गोयल, आपकी जीएसटी के टीचर। आज अपन पढ़ेंगे मैराथन डे 7 या 6 जो भी है। ठीक, चैप्टर बता देता हूं, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है आरसीएम? अपनी प्रॉब्लम दूसरे के गले में डालना। ठीक, वही होती है आरसीएम। ठीक, आरसीएम होता क्या है? आरसीएम होता क्या है? अरे एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसका नाम है, पर फिर भी आरसीएम बताया क्या है ये, अब मैं बता देता हूं। देखो 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 देखो, नोट शेयर करते हैं ना, कोई बात नहीं। देखो, आपका सप्लायर आदमी, रेसिपिएंट आदमी, आपको ये तो पता ही है जीएसटी की दुनिया में सप्लायर इसको करता है सप्लाई, और बदले में क्या आता है? इससे हरदम पैसा आता है। ठीक, और हरदम एनसीएम में क्या होता है? आपके सप्लायर आदमी की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार तक रेसिपिएंट से पैसा भी ले, जीएसटी का पैसा भी ले, ये तो माल का पैसा है गुड्स या सर्विस का, और जो जीएसटी का पैसा है गुड्स या सर्विस का पैसा भी ले, जीएसटी का पैसा लेके गवर्नमेंट तक जमा करा दे। ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट तक जमा करा दे, किसकी जिम्मेदारी है? एनसीएम में अगर बात करेंगे, एनसीएम में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में बात करेंगे तो ये सप्लायर की जिम्मेदारी है। ठीक, और अगर आरसी में बात करेंगे, ठीक, तो रेसिपिएंट की जिम्मेदारी बन जाएगी। मतलब हर केस में जीएसटी का पैसा तो रेसिपिएंट की जेब से ही जाता है, जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी आती है वो देखेंगे। खतरे की घंटी है, ये जिम्मेदारी की घंटी किसके गले में बांधी जाती है, ये आज अपन आरसी वाले चैप्टर में देखेंगे। तो क्या बता रहा हूं मैं, रेसिपिएंट के गले में ये खतरे की घंटी, ये जिम्मेदारी की घंटी बांधी जाती है ना, अपनी प्रॉब्लम दूसरे के गले में डाल दी जाती है। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है, आओ नोट से पढ़ते हैं। नोट से अपन आरसीएम एनसीएम पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या बता रखा है आरसीएम वाले चैप्टर में। तो सर जब ये एनसीएम वाला मॉडल चल रहा था तो सरकार लाई क्यों ये आरसीएम मॉडल? जब ये एनसीएम मॉडल चुपचाप चल रहा था तो सरकार को ये आरसीएम मॉडल की जरूरत ही क्या पड़ गई? हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, ये बात तो मैं भी सोच रहा था कि सरकार को आरसीएम की जरूरत ही क्या पड़ गई। चुपचाप जब एनसीएम मॉडल ला रखा था सरकार ने, तो एनसीएम मॉडल में सरकार रेसिपिएंट से टैक्स ले और सप्लायर को बोले भैया रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके हमारे तक पहुंचा दे। ठीक, तो कई बार सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि सप्लायर को गर्दन नहीं मरोड़ रही, जाके रेसिपिएंट की तरफ अपनी गंदी की नजरों से देख रही है कि भाई तू सतरंगी दे, मतलब तू इस बार तू ही टैक्स अपनी जेब से टैक्स निकाल के देगा और तू ही हमारे पास जमा करा देगा। रेसिपिएंट पागल समझा है क्या? रेसिपिएंट पागल समझा है क्या? ठीक, कि मतलब मैं पैसे तो दे ही रहा था मैं हर केस में, इस बार जमा कराने की जिम्मेदारी भी मेरी दे दी। तो गवर्नमेंट बोलेगी देख एक लॉजिकल बात करेंगे, ऐसा है कि इस बार हमारे है ना सप्लायर आदमी जो है ना, सप्लायर भाई है ना, या तो कंट्रोल में नहीं है, इंडिया से बाहर बैठे हैं, इंडिया से बाहर बैठ के सर्विस या गुड्स बेच रहे हैं, तो उस टाइम हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो कंट्रोल में नहीं है या उस पर भरोसा नहीं है। ठीक, तो मतलब मीठी छुरी चला रही गवर्नमेंट की तेरे पे भरोसा ज्यादा है यार, हमें उस पर तो ट्रस्ट नहीं है, मैं तेरे पे ट्रस्ट ज्यादा है। ऐसे ट्रस्ट का क्या फायदा जिसमें तुम्हारे गले में खतरे की घंटी आ जाए, ठीक, जिम्मेदारी की घंटी आ जाए, ऐसा कोई ट्रस्ट का फायदा नहीं है। पर कोई बात नहीं, अच्छे वर्ड सुन के खुश हो जाओ तो ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है आरसीएम में देख बेटा, राजी तो राजी, बेराजी तो बेराजी, पर तेरे को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम तो लॉ बना रहे हैं। देख जब तेरे जेब से टैक्स का पैसा जा ही रहा था तो भी तो तू दे ही रहा था, अब जिम्मेदारी जमा कराने की जिम्मेदारी और ले लेना यार बच्चों, 2-4 केस में और ले लेना यार। हाँ सर, तो वो जिम्मेदारी वाले केस कौन कौन से हैं सर? गुड्स भी होती है मार्केट में सप्लाई, सर्विस भी होती है, तो गुड्स और सर्विस दोनों के केस में आरसीएम लगता है क्या? हाँ भी और ना भी। गुड्स के केस में और सर्विस के केस में, दोनों के केस में आरसीएम लगता भी है और ना भी। सर कैसे, क्या आप क्या बातें कर रहे हो? हाँ भी ना भी, एक बात बताओ, क्या एग्जाम में ये लिख के आएंगे हाँ भी ना भी है? हाँ भी और नहीं भी, फिर तो वाओ सर, हम तो हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिएंगे, जीएसटी कलेक्ट होगा हाँ भी नहीं भी। अरे नहीं बच्चों, इसका कहने का मतलब ये मतलब है कि ऐसा है, जो एनसीएम आरसीएम मॉडल है, आरसीएम में सरकार क्या बोलती है कि रेसिपिएंट आदमी अगर तू फॉलोइंग में से है ना तो तू टैक्स जमा कराएगा। ठीक, जैसे कि अब आओ, मतलब गुड्स या सर्विस की बात चल रही थी ना, तो हाँ भी ना भी के कहने का मतलब मेरा ये है, मैं भूल गया था एक्चुअली। ठीक, तो हाँ भी ना भी मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे कोर्स में तो सिर्फ सर्विसेज मॉडल पे आरसीएम है, पर एक्चुअल में मार्केट में गुड्स के केस में भी कई आरसीएम मॉडल पे लगता है, पर तुम्हें उससे क्या मतलब?
तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम्हें सिर्फ अपने पेपर पास करने से मतलब है। ठीक, ज्यादा नॉलेज अब तो ज्यादा नॉलेज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, अभी तो हमारा एग्जाम सर पे खड़े हैं, हम एग्जाम पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम के लिए सिर्फ सर्विसेज के केस में क्या लगता है, अपने आरसी मॉडल लगता है। हम तो यही जानेंगे कि अगर कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हर तरह की सर्विस नहीं, पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आरसी मॉडल लग जाता है, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सर वो पर्टिकुलर सर्विस समझा दो हमें, है ना। आपने ये तो बता ही दिया, आरसीएम इसलिए लग रहा है क्योंकि या तो सप्लायर पे कंट्रोल नहीं है या ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आरसीएम लग रहा है। इसमें रेसिपिएंट को भी बोला जा रहा है कि हे रेसिपिएंट आदमी, तू ही एक काम कर, टैक्स के पेमेंट तो कर ही रहा था, इस बार जमा कराने की जिम्मेदारी भी तेरी। तू जा सप्लायर आदमी को टैक्स का पेमेंट देना ही मत, अपने पास ही रख वो टैक्स का पेमेंट जो तेरे को सप्लायर को देना था और सप्लायर हम तक पहुंचाता था, तो इस बार तू दे ही मत सप्लायर को। सप्लायर को बस उसके गुड्स या सर्विस के पैसे दे, पर जीएसटी टैक्स के पैसे उसको मत दे दियो। टैक्स के पैसे तो तू हम तक खुद ही जमा करा के आ, इसको कहेंगे आरसीएम। ठीक, तो आरसीएम का फर्स्ट केस क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आरसीएम का फर्स्ट केस क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। थोड़ी बात टू बी है, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर्स, मतलब ठीक मेरे बच्चों, बात एक ध्यान में रखने की है। जीटीए में बात यही ध्यान रखने की है लाडो, ऐसा है कि जीटीए में दोनों ही लगता है, कौन कौन सा, एनसीएमबी और आरसीएमबी, है ना प्यारे बच्चों, क्या समझ रहे हो, जीटीए में दोनों ही लग सकता है। देखो किसी को भी गवर्नमेंट रोक तो सकती ही नहीं है ना, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने से किसी को भी गवर्नमेंट रोक ही नहीं सकती। तो इसमें गवर्नमेंट बोल रही है अगर 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 जीटी सर्विस वालों तुम्हें एनसीएम लेना है तो एनसीएम लो। मतलब एक अगर मैं ट्रक चलाता हूं और मैं चाहूं कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करा के सामने वाले से टैक्स पे कलेक्ट करूं और गवर्नमेंट तक जमा कराऊं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। पर जीएसटी की रेट कितनी हो जाएगी, 12%। और मैं चाहूं मेरे को तो कोई भी टैक्स के चक्कर में आना ही नहीं, गवर्नमेंट ने मेरे को स्कीम दे रखी, बल्ले बल्ले गवर्नमेंट ने मेरे को स्कीम दे रखी। क्या गवर्नमेंट ने कह रखा है भाई, जीटी सर्विस वालों चाहो तो रजिस्ट्रेशन मत लो, गेट नंबर 23 से बाहर निकल जाओ। ठीक, सेक्शन नंबर 23 से बाहर निकल जाओ, सॉरी। ठीक, चाहो तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ, क्योंकि सामने वाला अगर फॉलोइंग आदमी होगा तो वो खुद अपने आप का अपना टैक्स पे करके चलेगा, वो आरसी मॉडल में खुद अपना टैक्स पहुंचा देगा। फिर मैं उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि टैक्स की रेट कितनी है, 5%। भाव खुशी की बात है, खुशी की बात है बिल्कुल। अगर मैं जीटीए सर्विस वाला हूं और मैं चाहता हूं मेरे को किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो सामने वाले को जिसको भी मैं सर्विस दूंगा, अगर वो फॉलोइंग पर्सन में से हुआ, गवर्नमेंट ने जो रेसिपिएंट की डेफिनेशन बताएगी गवर्नमेंट, अगर वो रेसिपिएंट की डेफिनेशन में से हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर खुद पे ही, मतलब वो रेसिपिएंट आदमी खुद ही आरसी मॉडल में उस पर टैक्स पे करके चलेगा। सर अगर वो रेसिपिएंट उसमें मॉडल में से नहीं हुआ तो, हाँ ये मैं सीख लेता हूँ। देखो आरसी में एप्लीकेबल होने के लिए ये भी होना जरूरी है, मतलब सर्विस जिस तरह की वो भी पर्टिकुलर सर्विस होनी चाहिए, उसका सर्विस का सप्लायर भी वही पर्टिकुलर होना चाहिए और रेसिपिएंट भी पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें, ये प्लस ये तीनों चीजें हुई और नहीं लिखा, तीनों चीजें ही होनी चाहिए तो ही आरसी मॉडल एट लास्ट एप्लीकेबल होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज छूटी तो सुरक्षा की कड़ी टूटी, और टूटी तो फिर आरसी मॉडल नहीं लगेगा। तो सर आरसी मॉडल नहीं लगेगा तो एनसीएम लग जाएगा, ऐसा नहीं होता नालायको, ऐसा नहीं होता है। अगर सरकार ने बोल दिया कि भैया एज ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले चाहे तो एनसीएम ले ले चाहे आरसीएम ले ले, तो बता खुद रजिस्ट्रेशन लेगा क्या, मैंने मना कर दिया, जाओ मैं तो नहीं लेता रजिस्ट्रेशन को क्या, मैं तो कहता हूँ डिपार्टमेंट से शादी, तो जाओ मैं तो नहीं करता तुम्हारी शादी, आए तेरे तो जैसे बहुत एक नहीं 10 आएंगे, हमें तो नहीं लेता किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट बोल रही है पहली बात तो ज्यादा अकड़े मत, ये हमने तेरे को ऑप्शन दिया, ठीक। तो मैंने बोला हाँ ठीक है जो भी बात है, पर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा। तुमने ऑप्शन दिया ना, तुमने बोला ना कि आरसीएम तेरे पे एप्लीकेबल होता है, ठीक। तो तुमने बोला ना लेना है नहीं लेना, तो मैं मना कर रहा हूँ, मेरे को तो एज ए सप्लायर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ठीक। अब मैं जीटे की अपने ट्रक तो चलाऊंगा, माल तो इधर से उधर ले जाऊंगा लोगों का, तो ये सामने वाला भी रेसिपिएंट इस डेफिनेशन में से फॉल हुआ, सामने वाला रेसिपिएंट इस डेफिनेशन में से फॉल हुआ तो आरसीएम लग जाएगा। अगर वो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं हुआ तो ना उस पे लगेगा ना मेरे पे लगेगा, अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन ही टैक्स फ्री हो जाएगा। ध्यान रहेगा, अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन ही टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आरसीएम वाले झटकोरे से बाहर निकल दिया। मैंने तो बोल दिया भाई तुमने तो मेरे को आरसीएम का ऑप्शन दे रखा है ना, तो मैं वहां से बाहर निकल गया। और सामने वाला बोल रहा है मैं तो रेसिपिएंट की कैटेगरी में आता ही नहीं, आजकल वो मीम चल रहा है ना, हम पे तो है ही ना, तो वो बोल रहा है ये डेफिनेशन हम पे तो एप्लीकेबल ही नहीं, ठीक। ये डेफिनेशन तो हम पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर हम पे एप्लीकेबल ही नहीं है, अगर हम पे एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम भी आरसीएम में टैक्स नहीं देंगे। सप्लायर आदमी बोल रहा है मैं तो आरसीएम वाला हूं, मैं तो सब इस आरसीएम में तो सप्लायर टैक्स देता ही नहीं है, ठीक। तो मैं भी निकल गया, वो भी निकल गया, और अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री हो जाएगा। तो मतलब आरसीएम एप्लीकेबल होने के लिए तीनों चीजें एप्लीकेबल होना, तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होना मैंडेटरी है। कौन कौन सी, सर्विसेज पर्टिकुलर होनी चाहिए, सप्लायर पर्टिकुलर होना चाहिए, और रेसिपिएंट भी पर्टिकुलर होना चाहिए। जो रेसिपिएंट की डेफिनेशन लिख रखी है उनमें से ही आपका रेसिपिएंट आदमी होना चाहिए, ठीक। रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या लिख रखी है सर, देखो सर्विसेज किसकी है, जीटी की सर्विस है, धीरे बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है, जीटी की सर्विस है, ठीक है। सप्लायर कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला आपका सप्लायर है। और रेसिपिएंट कौन है साहब, बच्चों
प्यारे बच्चों, रेसिपिएंट देखो ये लिखा, फैक्ट्री होनी चाहिए, कोई सोसाइटी होनी चाहिए, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, या कोई भी जीएसटी होल्डर या बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, कोई पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इनमें से कोई रेसिपिएंट हुआ, इनमें से कोई रेसिपिएंट बाबू हुआ, तो वो सामने वाला जीटी की सर्विस लेते हुए आरसीएम मॉडल में टैक्स पे करके चलेगा। अदरवाइज कोई इंडिविजुअल हुआ, इंडिविजुअल का नाम यहाँ पे लिख रखा है क्या? नहीं सर, इंडिविजुअल का नाम नहीं लिख रखा, तो मतलब किसी इंडिविजुअल ने अगर यहाँ पे जीटी वाले की सर्विस ले ली और जीटी वाले ने बोल रखा मैं तो आरसी मॉडल एप्लीकेबल करवाऊंगा अपने ऊपर, मतलब मैं तो किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा, तो क्या फिर क्या? तो क्या फिर क्या? मैं क्या तू क्या? हाँ, फिर तो यही बात हो जाएगी, फिर तो ये भी निकल गया बाहर, ये भी निकल गया बाहर, और अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन जीएसटी से फ्री हो जाएगा। देखो आरसीएम की रेट होगी 5%, अगर आरसीएम लग रहा होगा मतलब ये सामने वाला रेसिपिएंट आदमी टैक्स पे करके चलेगा, तो उसी सर्विस पे जीएसटी की रेट कितनी हो जाएगी? 5%। मतलब 1 लाख रुपए की सर्विसेज ली होगी तो 5% टैक्स लगेगा, 5,000 रुपए टैक्स सरकार को रेसिपिएंट को पहुंचाना होगा आरसीएम में। पर अगर ट्रक वाले ने खुद ने, जीटी सर्विस वाले ने खुद ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो 12% हो जाएगा, तो 1 लाख की सर्विस देगा तो इस बार तो सामने वाले से टैक्स लेगा ना, क्योंकि इस बार वो क्या है? एनसीएम, तो वो 12,000 रुपए सामने वाले से ले लेगा। ठीक है सर। एक सर नोट में क्या लिख रखा है? तो एनसीएम में 5%, 12% और आरसीएम में 5%। ये नोट क्या लिख रखा है? देखो नोट लिख रखा है कि अगर नो आरसीएम इफ रेसिपिएंट इज गवर्नमेंट, अगर ये इनमें से कोई भी रेसिपिएंट में से, रेसिपिएंट आदमी कौन हो गया? गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड ओनली एज टीडीएस। अगर सामने वाला, देखो यहाँ पे जीएसटी होल्डर लिखा हुआ है ना, मतलब सामने वाले के पास क्या है? आरसी, पर आरसी किसकी है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है, और कैसी आरसी है? टीडीएस डिटेक्टर के नाम से है। तो क्या इसमें आरसीएम लग जाएगा क्या? नहीं, तो फिर इसमें आरसीएम नहीं लगेगा। तो क्या इसमें एनसीएम लग जाएगा? मैंने कब कहा एनसीएम लग जाएगा? मैंने ये थोड़ा कहा आरसीएम नहीं लगता तो एनसीएम लग जाता है, मैंने ऐसे नहीं कहा। मतलब अगर किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ने किसी गवर्नमेंट को सर्विस दी है ना, किस चीज की सर्विस दी? यही किसी भी चीज की सर्विस दी गवर्नमेंट को, जीटीए की सर्विस दी सॉरी एक्चुअली, है ना, और वो सामने वाला गवर्नमेंट विभाग एज ए टीडीएस नाम से रजिस्टर था, ठीक, रजिस्टर्ड ओनली एज ए टीडीएस डिटेक्टर, तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जीएसटी होल्डर लिख रखा है। तो ऐसा पुलिस स्टेशन भी जीएसटी होल्डर हो गया क्योंकि इसने टीडीएस नाम से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और आपने पुलिस स्टेशन वालों को कोई सर्विस दे दी, ऐसे जीटीए वालों ने आप पुलिस वालों को सर्विस दे दी, तो पुलिस वाले के आरसी मॉडल में टैक्स पे करके चलेंगे? नहीं साहब नहीं, तो गवर्नमेंट ने उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो क्या फिर ट्रक वाला एनसीए मॉडल में टैक्स पे करेगा? नहीं साहब नहीं, गवर्नमेंट उसने, ट्रक वाले ने तो पहले ही आरसी मॉडल चूज कर लिया, तो सप्लायर्स में तो टैक्स भरेगा ही नहीं, वो तो पहले सेक्शन नंबर 20 से बाहर निकल गया। तो क्या सर अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हो जब पुलिस डिपार्टमेंट ने जीटी सर्विस वालों से, ऐसे जीटी सर्विस वालों ने जिसने आरसी मॉडल चूज कर रखा है, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा? हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। अब वो है ना तुम होशियार, मैंने कहा तुमने कहा, ठीक, तुम ही अपने आप को नालायक मानते हो, मैं तो जानते हो तुम होशियार बच्चे हो, ठीक, मैं जानते हैं तुम मेरा खूब नाम ऊपर कर लेके जाओगे, हैं, रोशन कर दोगे, रोशन, ठीक है ना, ऋतिक रोशन, टिटिंग 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 टिटिंग, वो नहीं, आओ आओ पढ़ाई कर लो, मजाक नहीं। लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट बिजनेस एंटिटी, क्या कहना चाहता है ना? अब एडवोकेट तो क्या है? सप्लायर, रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है, ठीक। कहना क्या चाहता हूं कि मान लो तेरा, तुम्हारा और तुम्हारी, नहीं तुम्हारा नहीं, नहीं तुम्हारा ऐसे कैसे? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दोस्त का, दोस्त की शादी हुई, ठीक है ना, अब उसका डिवोर्स पे बात आ गई उसकी, ठीक, तो उसने क्या किया? लीगल सर्विसेज ली किसी एडवोकेट से, सीनियर जूनियर फर्म भी हो सकती है, ठीक, सप्लायर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब और कोई फर्म भी हो सकती है सप्लायर में, है ना, वो एज ए सप्लायर में उन्होंने सर्विस ली, ठीक है, सुनते जा रहे हो, उन्होंने एज ए सप्लायर में सर्विस ली, और रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी। पर मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं कि तुम्हारे फ्रेंड ने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहा, तो वो क्या हुए? वो तो इंडिविजुअल हुए, तो वो इंडिविजुअल का नाम लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? रेसिपिएंट में नहीं लिखा हुआ सर, तो क्या फिर इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा आपके दोस्त पे और उसकी दोस्त की वाइफ पे? नहीं बच्चों, उसमें आरसीएम नहीं लगेगा। तो क्या फिर सप्लायर एडवोकेट आदमी जीएसटी देके चलेगा? एनसी मॉडल में यही तो बात है, वो भी नहीं देके चलेगा, वो बोलेगा मैं तो भैया आरसी मॉडल चूज कर रखा है, मेरे को तो जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है, मार्केट में अधिकार ही नहीं है, ठीक, और जब अधिकार ही नहीं है तो मैं तो कैसे जीएसटी टैक्स, एनसीएम तो पहले बात जब आएगी ना, सामने वाले से जीएसटी लूं फिर गवर्नमेंट को जमा कराऊं, तो गवर्नमेंट तो ऐसे रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा, रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा, तो मेरे को सामने वाले से टैक्स पे कोई अधिकार नहीं है कलेक्ट करने का, तो ना एनसीएम लगा ना आरसीएम लगा। पर आरसीएम कब लगा? जब बिजनेस एंटिटी, जब एडवोकेट फर्म ने या फिर इंडिविजुअल ने या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी एडवोकेसी सर्विसेज दे दी, जैसे अभी नेस्ले को दी थी ना,
किसी एडवोकेट ने नेस्ले को दी थी ना, जब मैगी बंद हो गई तो उसके लिए केस लड़ा होगा ना, तो नेस्ले तो बिजनेस एंटिटी है, तो इस केस में जो भी गुड्स एंड सर्विस, जो भी सर्विसेज नेस्ले कंपनी ने किसी एडवोकेट से ली है, ठीक, तो एडवोकेट को तो बस एडवोकेट का पेमेंट किया होगा, जो एडवोकेट का पेमेंट किया होगा उस पे जो जीएसटी लगता होगा वो बिजनेस एंटिटी खुद ही पहुंचाएगी गवर्नमेंट तक, ठीक। तो अमाउंट, टैक्स का अमाउंट भी लगेगा, और टैक्स का अमाउंट भी खर्चा होगा रेसिपेंट की जेब में से, और जमा भी रेसिपेंट ही कराएगा। तो नेस्ले की कंपनी, नेस्ले ने मान लो 1 करोड़ का लॉयर हायर किया था, तो 1 करोड़ का 10% मान लो 10 लाख रुपए क्या लग गया, जीएसटी लग गया। तो 10 लाख रुपए खर्चा भी होगा जीएसटी का, और वो जमा भी कौन कराएगा, नेस्ले कंपनी ही कराएगी। पर खास बात यह है, कई बच्चे भूल जाते हैं, वो एक 10 लाख रुपए की क्या रेसिपेंट को एंड नेस्ले कंपनी को आईटीसी मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक। चाहे आपने टैक्स आरसी में पे किया हो, या सामने वाले ने, आप सामने वाले को अपना टैक्स पहुंचाया, वो एनसी में टैक्स पे करेगा। दोनों ही केस में रेसिपिएंट को जो उसकी जेब से टैक्स का पैसे निकला है, उसको दोनों ही केस में क्या मिल जाएगी, इनपुट मिल जाएगी बच्चों। जैसे लीगल सर्विसेज दे तो एडवोकेट ने दी है, और ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दी है, तो इस केस में भी वही बिजनेस एंटिटी, तो दोनों एक जैसी ही चीजें हैं, सर्विसेज बाय लीगल सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। क्रिकेट खिला है शाहरुख खान नहीं, आपके धोनी साहब, एम एस धोनी है ना। तो एम एस धोनी ने, एक पिक्चर है एम एस धोनी की खुद की बायोग्राफी पे, ऑटोबायोग्राफी पे, उसमें मैंने देखा था, उसमें क्या किसी कुकर वाले को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी थी, ठीक। वो क्या करता था, कुकर की दुकान का नाम जो था श्रीराम कुकर वाला, उसको जो भी, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को याद नहीं, ठीक। तो अपनी टी शर्ट पे उसको दुकान का नाम लिख लेगा, और वो उस क्रिकेट खेलते वक्त वो टी शर्ट पहन लेगा, ठीक। तो एक्चुअली एम एस धोनी इज गिविंग सर्विसेज टू दैट श्रीराम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, उस बर्तन की दुकान में उसको क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एम एस धोनी। रेसिपिएंट कौन है, हॉकिंस, ठीक। वो शॉपकीपर इज अ रेसिपिएंट। तो क्या एम एस धोनी को जो पेमेंट मिलेगा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देने के लिए, कुछ तो पेमेंट करेगा ना, थैंक यू मेरी ये टी शर्ट मतलब मेरा ऐड किया तूने, तो ये ले 5 लाख रुपए ले ले, 10 लाख रुपए ले ले, तो कुछ तो उसको पैसे मिलेंगे ना धोनी को, क्योंकि उसने सर्विसेज दी है। तो सप्लायर कौन हो गए, धोनी। रेसिपिएंट कौन हो गए, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को ही बोला भैया, रेसिपिएंट को तो, रेसिपिएंट को ही बोल रहे हैं कि भैया जो आपका सप्लायर आदमी है धोनी साहब को तो फ्री करो। वो तो कोई भी पर्सन हो, सप्लायर इसमें आपका कोई भी पर्सन हो जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहा हो, उससे हम जीएसटी का कलेक्शन नहीं करेंगे। जीएसटी नहीं छोड़ रहे इस ट्रांजेक्शन पे, जीएसटी तो लगेगा, पर जिसने सामने वाले ने सर्विस ली है, किसने, बिजनेस एंटिटी ने दी है ना मेरे केस में, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, मतलब इंडिविजुअल ने लिए तो सर, अगर वो शॉपकीपर इंडिविजुअल हुआ तो फिर जीएसटी ही नहीं लगेगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एम एस धोनी पे लगा नहीं सकते, और इंडिविजुअल का नाम यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे फिर उस पे तो नहीं लगेगा। पर जैसे डोमिनोज वाले को दे दी, तो डोमिनोज या फिर और भी बड़ी बड़ी कंपनी डीएलएफ वाले को दे दी, ठीक, तो इनको दे दी तो सर इनके पे लग जाएगा। जैसे क्रिकेट मैच में पेटीएम का एड लिख देते हैं ग्राउंड पे, तो पेटीएम को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं ना ग्राउंड वाले, क्रिकेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भी मैच हेल्ड करवा रही है, उसको सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, जो भी बीसीसीआई है, जो भी कंपनी मैच करवा रही है, ऑर्गेनाइज करा रही है, वो तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। रेसिपिएंट हो गया पेटीएम, तो पेटीएम तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो पेटीएम इस पूरे अमाउंट पे अपना पैसा, जो सर्विसेज का पैसा है 1 करोड़ रुपए, तो एड का खर्चा तो किसको दे देगी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने मैच कंडक्ट करवाया है। और उस पर जो जीएसटी लगेगा, उसका पैसा नहीं देगी स्पॉन्सरशिप वालों को, क्योंकि क्या रखा है, आरसीएम लगेगा। तो पेटीएम खुद ही अपने टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जमा कराएगी, और उसकी इनपुट भी क्लेम कर लेगी, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी B2B भी और B2C भी, सॉरी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यहां पे लिख रखा है बॉडी को बिजनेस एंटिटी हो या फिर जीएसटी होल्डर हो, सिंपली, ठीक है। सर्विसेज किसकी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जब गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को, सामने वाले को, आदमी को किराए पे दी, और सामने वाले किराया जो किराए पे ले रहा है वो जीएसटी होल्डर, मतलब उसके पास आरसी है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस केस में हम क्या कर देंगे, सामने वाले के पास आरसी, मतलब B2B है, गवर्नमेंट भी वो भी बिजनेस टू बिजनेस हो गया, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर सामने वाले के पास आरसी है, और आरती नहीं आरसी है ना, और अगर सामने वाले के पास आरसी है, और अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सामने वाले के गले में खतरे की, जिम्मेदारी की घंटी बांध देगी, आरसी मॉडल लगा के, सामने वाले इज लायबल टू पे टैक्स, है ना। वो टैक्स पे तो लायबल तो वही था, इस बार रेस्पॉन्सिबल वही है, गवर्नमेंट तक टैक्स का अमाउंट ले जाने तक, ठीक है, वही ले जाएगा गवर्नमेंट तक टैक्स का अमाउंट। देखो यहाँ पे एक नोट में
रिमार्क में एक बात लिख रखी है, एनसीएम विल बी एप्लीकेबल इफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी B2C। सर B2C अगर होगा, किसी गवर्नमेंट ने किसी इंडिविजुअल को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, तो फिर सामने वाला तो रेसिपेंट तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, और अगर सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड नहीं है तो B2C ट्रांजेक्शन हो गया। तो B2C ट्रांजेक्शन में सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है और उसने गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी उधार पे ले ली, रेंट पे ले ली, तो उसके चक्कर में वो रजिस्ट्रेशन करा और आरसी मॉडल में टैक्स पे करे, तो 9 साल 9, इसलिए उस केस में गवर्नमेंट को ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ जाएगी। उस जिस इंडिविजुअल को उसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है उसे टैक्स का अमाउंट भी ले और गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट तक वो टैक्स का अमाउंट पहुंचाएगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लिख रखा है, एनसीएम विल बी एप्लीकेबल इज रेंटिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी टू B2C। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट क्या होता है? आओ बुक खोल देते हैं, नोट्स खोल लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट सिखा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है, एग्जाम से घबराना नहीं है, सिर्फ पढ़ते चले जाना है। ठीक, जो पढ़ेगा उसको डर नहीं लगेगा, और जो सिर्फ डरेगा उसको वो तो पढ़ने वो डर क्यों रहेगा? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा। व्हेन योर बॉडी, ऐसा है कि अगर बॉडी आपका सिग्नल दे रही है ना डरने का, तो वो आपको बता रही है जितनी भी तैयारी आपने करी है ना वो थोड़ी कम है ना, और डरने का समय मिल रहा है ना आपको, तो मतलब वो समय पढ़ाई का था जो आप डरने को दे रहे हो। उस समय आप अपने आप को पढ़ाई में एंगेज कर दो। ठीक, अब आप बोले होगा जो देखा जाएगा यार, है ना, भगवान श्री कृष्ण पे छोड़ो सब कुछ, है ना, बोले राधे राधे, भगवान का नाम लो और सब कुछ भगवान कृष्ण पे छोड़ो और आप तो अपना कर्म करो। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। डरने का समय मिल रहा है तो अर्ली वार्निंग सिग्नल चाहिए कि आपने थोड़ी पढ़ाई कम करी है, और दूसरा सिग्नल किस बात का है कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अरे खाली बैठ रहे हो, आइडल बैठ रहे हो, तभी तो डर लग रहा है। पढ़ते पढ़ते डर नहीं लगता। पढ़ाई में दिमाग को एकदम घुसा दो और पढ़ो, बार बार मल्टीपल रिवीजन कर जाओ। ठीक, कोई भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, और साथ में साथ अगर तैयारी कमजोरी भी होगी तो आपने क्या है, टाइम ही नहीं दिया खुद को डरने का, तो आपने पढ़ाई में लगाया तो पढ़ाई भी हो जाएगी, इस वजह से पास भी हो जाओगे। यही सूत्र है भाई, यही फॉर्मूला है पास होने का। ठीक, आगे आओ, ट्रांसफर और डेवलपमेंट राइट। ये क्या है? एक बिल्डर आदमी है, ये क्या है? प्रॉपर्टी ओनर है। प्रॉपर्टी ओनर है, इसकी बहुत बड़ी एकर्स में प्रॉपर्टी है मान लो, पर है प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी है, पर इस पे खाद भी छानने को नहीं है। छोटा सा कमरा है जिसमें चूल्हा लग रहा है ना, चूल्हा लगा के खाना बनाते हैं और खाने की भी बहुत दिक्कत है। प्रॉपर्टी करोड़ों की पड़ी है पर उससे इनकम कुछ है नहीं। तो इसने क्या किया, यूडीपी बिल्डर्स को बोला कि एक काम कर, मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे को बेच तो नहीं रहा, पुरखों की जमीन है, बेच तो नहीं सकता, बेचनी तो मेरे को नहीं है, पर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट कर रहा, राइट कर रहा हूं। मतलब तो इस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर ले, है ना, फ्लोर बना ले खूब सारे, और एक काम कर 50 फ्लोर बना ले, 30 फ्लोर तू रख ले, 20 फ्लोर मेरे को दे दे, है ना। तो गवर्नमेंट यूडीपी बिल्डर ने बोला बहुत अच्छी बात है, तो मैं 30 फ्लोर, जैसे मान लो 30 फ्लोर में बेच दूंगा मार्केट, तो मेरे को तो प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। जो मैंने तेरे को कंस्ट्रक्शन की 50 मंजिल बनाई है और मैं 20 तेरे को दे भी दूंगा ना, तो भी 30 मंजिल जो मैं बेचूंगा मेरे को, तो मैं उसमें कम आ जाऊंगा। और ये बोल रहा है कोई बात नहीं, मेरे को तो 20 मंजिल मिल गई फ्री में बनी बनाई, ठीक, मैं भी 20 मंजिल को बेचूंगा या किराए पे दूंगा, मेरी इनकम शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट है। सर इसका क्या बेनिफिट है यूडीपी बिल्डर को? यूडीपी बिल्डर को ये बेनिफिट है कि इसको जमीन खरीदनी नहीं पड़ी, फ्री में जमीन मिल गई प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ठीक, इसका क्या बेनिफिट है? सर इसके पास जमीन तो थी पर बनाने के लिए पैसा नहीं था, इसको बना बनाया घर मिल गया। ठीक, 20 मंजिल मिल गई, अभी ये कल से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसको बुद्धि थोड़ी ना थी, खुद भी बना सकता था पर पैसा ही नहीं था, बनाता कैसे? ठीक, लोन वोन कोई देता नहीं इसको, क्योंकि इसको बुद्धि नहीं थी, पढ़ा लिखा था नहीं, ये तो पैसा डुबो देगा, बैंक इसको लोन दे नहीं देती, दोनों का फायदा हो गया। तो इसने क्या किया, ओनर ने शुरू वाला ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। इसने यूडीपी बिल्डर को डेवलपमेंट राइट करने का, अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करने का राइट बेचा है। ठीक, बदले में ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है? सर कंसेशन तो नहीं आया। अरे कंसेशन नहीं आया यही तो बात है, कंसेशन नहीं आया यही तो बात है। ठीक, कोई बात, तभी तो वो गवर्नमेंट बोल, तभी तो पकड़ा नहीं जा रहा था, तभी तो अर्ली टाइम में इस पे जीएसटी नहीं लगा था। गवर्नमेंट बोल रहा है इस पे तो आरसीएम में जीएसटी देना चाहिए। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? इस बार डीएलएफ ने आपके उस प्रॉपर्टी ओनर को कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी है। ठीक, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है? दोनों दोनों ये 30 फ्लैट बेचेगा बिल्डर आदमी, ये 20 फ्लैट बेचेगा मेरे एग्जांपल में। ठीक, तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 ये है। तो देखो ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे अगर जीएसटी ना लगाते, ना एनसीएम में ना आरसीएम में, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 ट्रांजैक्शन भी हो गया, एक तरह से लैंड को डेवलप करने का राइट बेच दिया, एक तरह से लैंड बेच दी यार, है ना, एक तरह से लैंड बेच दी उस 20 फ्लोर के बदले में। ठीक, तो ट्रांजैक्शन हो गया, फिर भी टैक्स नहीं लगा। तो सर ट्रांजैक्शन हो गया तो टैक्स लगना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करते हो तो आपने शेड्यूल 3 में बताया था कि इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, है ना। न्यू मैजिक MAGI आई से ये तो था, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आपने तो बताया था इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता, तो सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, एनसीएम आरसीएम क्यों लगा दी? बात सही है तुम्हारी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम, अभी इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे तो नहीं लगना चाहिए था जीएसटी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे कंस्ट्रक्शन की सर्विस पे, उस पे तो लगना चाहिए था एज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट।
अरे उस पर तो कॉन्ट्रैक्ट लगना चाहिए था, पर वो तो एबीसी की डेफिनेशन पास नहीं कर पा रही, ना एक्टिविटी है ना फॉर बिजनेस। एक्टिविटी तो है, बिजनेस भी है क्योंकि ने बिजनेस के लिए करी, पर कंसेशन बदले में कुछ आया ही नहीं। कंसेशन थोड़ा दे रहा है वो प्रॉपर्टी ओनर, बिल्डिंग बनाने का कोई कंसेशन थोड़ा दे रहा है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे टैक्स आना चाहिए था, जो छूट गया। सर कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे गट्टे टैक्स ले लेना। देखो ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे भी नहीं ले पाएंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे जब फ्लैट बन के बिक जाएंगे तो भी नहीं ले पाएंगे। तो क्यों नहीं ले पाएंगे? अरे वही ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, फुली कंस्ट्रक्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर बेचते हैं तो उस पर जीएसटी लगता था क्या? नहीं सर, वो शेड्यूल 3 में अपनी एग्जाम्पशन के नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकल गई थी। इसलिए क्योंकि सरकार ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे टैक्स लगना चाहिए था और लगा नहीं पाई, तो सरकार ने क्या किया, ट्रांजेक्शन नंबर 1 को ही पकड़ लिया और बोला ट्रांजेक्शन नंबर 1 में आरसी मॉडल लग जाएगा। ठीक, सप्लायर कौन है आपका? ऑफ कोर्स जब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, तो आपके प्रमोटर आदि मतलब यूडी बिल्डर ही आपका क्या करके चलेगा, जीएसटी मॉडल, आरसी मॉडल में जीएसटी पे करके चलेगा सरकार को, यही लिख रखा है। ठीक है सर, प्रमोटर मतलब आपके बिल्डर, प्रमोटर बिल्डर आदमी, ठीक है ना? ठीक है। फिफ्थ के सी में कुछ भी नहीं है करने वाला। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, अगर लैंड को लॉन्ग टर्म लीज पे दिया जा रहा है 30 या 30 से ज्यादा सालों के लिए, तो फिर सामने वाला रेसिपिएंट वाला छोटा मोटा आदमी नहीं, देखो किराएदार तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, 30 साल का वो एकदम बड़े साथ एग्रीमेंट कर रहा है लीज पे लेने का, तो बहुत मोटी बात है। ठीक, और सप्लायर हो सकता है कि भैया वो तो गरीब आदमी है, उसके पास तो जमीन पुरुषों की पड़ी और वो दे रहा हो, पर किराए पे तो अमीर आदमी ले पाएगा इतने सालों के लिए जमीन। तो इसलिए सप्लायर आदमी को बोला तू निकल, हम रेसिपिएंट को पकड़ लेंगे आरसीएम में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लायर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, प्रमोटर कौन होना चाहिए, रेसिपिएंट आदमी कौन होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए, मतलब जिसने एक्चुअली वो लीज पे वो बिल्डिंग या फिर कोई जगह ली है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट ली है उसने। सर्विसेज टू डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब फुल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर। ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव मतलब फुल टाइम या होल टाइम डायरेक्टर, और नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर। सुनना है क्या सर? इसको याद करना है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है, जो काम अपना किस्तों में कभी कभी आते हैं, डायरेक्टर मीटिंग में आते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, डिसीजन देते हैं, बात करते हैं, चर्चा में बैठते हैं, राय मशवरा करते हैं, चले जाते हैं अपनी डायरेक्टर सिटिंग फीस लेके। वो तो हुए आपके सही मायने में डायरेक्टर। पर जो रोज उस कुर्सी पे बैठे रहता है वो तो यार एम्प्लॉय हो गया ना। तो गवर्नमेंट कंपनी का अगर फुल टाइम डायरेक्टर है तो उसे एम्प्लॉय ट्रीट किया जाता है और वहां पे आरसीएम नहीं लगता। गवर्नमेंट कंपनी का अगर फुल टाइम डायरेक्टर है तो उस पे आरसीएम नहीं लगता। ठीक, मतलब डायरेक्टर आदमी को ही उस केस में आरसीएम नहीं एनसीएम लग जाता है। मतलब वो सप्लाई ही नहीं माना, सॉरी, वो तो उसको तो एम्प्लॉय मान लिया, उसको तो शेड्यूल 3 से ही बाहर निकाल दिया। पर अगर नॉर्मल डायरेक्टर है ना, पार्ट टाइम डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का, चाहे गवर्नमेंट का चाहे प्राइवेट का, और वो मीटिंग में आके कोई राय मशवरा देके गया है और 5 लाख रुपए बोर्ड डायरेक्टर सिटिंग फीस लेके गया है, तो उस 5 लाख रुपए पे जीएसटी बनता है कि हाँ सर, अब इस केस में पूरा पूरा जीएसटी लगता है। जीएसटी देके कौन चलेगा? जिस भी कंपनी को उसने सर्विसेज दी है। तो डायरेक्टर आदमी सप्लायर हो गया, रेसिपिएंट हो गई कंपनी। तो रेसिपिएंट अगर टैक्स पे करके चल रही तो इसी को तो आरसीएम बोल रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, जिस भी कंपनी को और बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर ने सर्विसेज दी है, डायरेक्टर में अपनी मीटिंग में अपनी एडवाइस देने के पैसे लिए हैं, सर्विस दी है, तो उस वही कंपनी क्या करेगी, आरसी मॉडल में टैक्स पे करके चल जाएगी। सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है भाई? इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस धंधा लाके देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को धंधा लाके देते हैं कौन? इंश्योरेंस एजेंट। ठीक, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? इंश्योरेंस एजेंट। रेसिपिएंट कौन हो गया? कंपनी। पर इंश्योरेंस एजेंट तो कमरे कूचे में बैठा हो सकता है, छोटा मोटा आदमी हो सकता है, तो पकड़ लोगे क्या सप्लायर को? तो कंट्रोल ही नहीं है, सप्लायर पे कंट्रोल नहीं है। पर रेसिपिएंट आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है, कौन? कंपनी। ठीक, कंपनी तो बहुत बड़ी, रजिस्टर सब कुछ है, तो कंपनी तो रेसिपिएंट है ना। और इस बार क्या कर लेंगे, रेसिपिएंट को पकड़ना इजी है, आसान है, इसलिए रेसिपिएंट को पकड़ लिया, इसलिए रेसिपिएंट को पकड़ लिया और रेसिपिएंट से आरसी मॉडल में टैक्स दे दिया। तो टैक्स कौन पे कर चलेगा इंश्योरेंस एजेंट के केस में? कंपनी, एलआईसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है ना? सर्विस ऑफ रिकवरी एजेंट सेम का सेम है, यहाँ पे रिकवरी एजेंट, यहाँ पे बैंकिंग एनबीएफसी उसकी रिकवरी एजेंट की सर्विस लेती है, तो बैंकिंग एनबीएफसी उसको आरसीएम मॉडल में टैक्स पे करनी चाहिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सर अच्छा नहीं गाते, कोई बात नहीं, आगे भी गाऊंगा। धीरे धीरे से दिल को चुराना। क्या गा रहे हो सर? मतलब एकदम से पढ़ाते पढ़ाते? अरे नहीं नहीं, ये धीरे धीरे से गाना आया था, पढ़ाई करा रहा हूँ भाई, पढ़ाई करा रहा हूँ। अभी ये धीरे धीरे से जो गाना आया था, ये क्या पहली बार हनी सिंह ने गाया है क्या अपने इसमें, या फिर पहले किसी ने गा दिया होगा? सर ये हमको याद है, शायद तक जो भी है गलत बता देते हैं। अच्छा शायद गुलशन ग्रोवर टी सीरीज ने कभी पुराने समय में गाया होगा। ठीक है, म्यूजिक थोड़ा पुराने समय का होगा, तो हनी सिंह ने तो क्या किया, सिर्फ लिरिक्स को उठाया और उसको न्यू तरह के म्यूजिक में रिमिक्स, न्यू वर्जन, रीमेक बोलते हैं ना आजकल, रिमिक्स बोलते हैं, रीमेक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसकी रीमेकिंग कर दी। ठीक, तो क्या इच्छा से कोई भी किसी भी गाने के साथ छेड़छाड़ कर सकता है?
है, मैं भी कोई गाना उठा लूं पुराने जमाने का और उसको गा दूं, अब उसके पूरे के लिरिक्स उठ के उठा दूं और बोल दूं ये तो भैया मेरा प्रोडक्शन हाउस का है, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना, अलाउड नहीं है ना। तो पर मेरे को अगर गाना ही है तो मेरे को उन लोगों से परमिशन ले लूं तो काम बन जाएगा मेरा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, टी सीरीज वालों से परमिशन लेनी, हनी सिंह वालों ने, हनी सिंह की म्यूजिक कंपनी ने, म्यूजिक कंपोजर, ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर से क्या ले ली, परमिशन ले ली। तो क्या किया, ओरिजिनल म्यूजिक कंपनी इज अ सप्लायर और हनी सिंह की कंपनी म्यूजिक कंपनी क्या है, रेसिपिएंट। इन्होंने किस चीज की सप्लाई करी है इनको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, कॉपीराइट वगैरह को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं ना, कॉपीराइट किराए पे देने की, बेच नहीं दिया सॉन्ग, अभी भी इनके नाम पे रजिस्टर रहेगा, चल एक बार बना ले, 5 सॉन्ग नहीं बना सकता अभी भी, चल एक बना ले, एक, ठीक। लिरिक्स बेचे नहीं है, सिर्फ किराए पे दिए हैं, ट्रांसफर सप्लाई ऑफ सर्विस है, गुड्स नहीं है, ठीक। तो सर्विस, तो रेसिपेंट आदमी क्या करेगा, मतलब हनी सिंह की म्यूजिक कंपनी क्या करेगी, आरसी में टैक्स पे करके चलेगी। मतलब वो टी सीरीज वालों को हो सकता है 5 करोड़ रुपए दे इस गाने के लिरिक्स, एक गाना रिमिक्स करने के लिए, पर इस 5 करोड़ रुपए का 10% जीएसटी, 50 लाख रुपए जीएसटी, तो 50 लाख रुपए जीएसटी कि वो टी सीरीज की कंपनी को नहीं पचाएगी, 50 लाख की जीएसटी वो अपने आप ही गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। इसी को आरसीएम मॉडल कह रहे हैं कि आरसीएम पे बर्डन आ रहा है, टैक्स जमा कराने का भी, निकलने टैक्स का बर्डन तो उसकी पॉकेट पे आता ही आता था, जमा कराने का भी बर्डन रेसिपिएंट के पे ही आ रहा है, ठीक है ना। कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेसी, ये क्या है, ऑथर जो बुक लिखता है और पब्लिशर जो उसकी बुक पब्लिश करके मार्केट में धमाधम बेचता है, कमाता है, ऑथर को एक बार उसकी बुक लिखने का पेमेंट दे देता है, ठीक। तो सप्लायर कौन हुआ, ये हुआ, रेसिपिएंट का आदमी कौन हुआ, ये हुआ, इसने इसको बुक बेची, सप्लाई, इसने इसको पैसे दे दिए, रेसिपिएंट, ठीक। तो रेसिपिएंट ये हुआ ना जिसने पैसे दिए, ठीक। तो यही बोल रहा है कि भैया ऑथर ने बुक बेची है, तो भी ऑथर एक इंडिविजुअल छोटा मोटा आदमी, गांव का अनपढ़ लिखा कैसा भी हो सकता है, पर जो पब्लिश हाउस है वो तो पक्की बात है बिजनेस एंटिटी, तभी तो वो पब्लिश करके बेचेगा बुक को, इसलिए आरसीएम मॉडल ने पब्लिशर हाउस को पकड़ लिया। आगे क्या लिख रखा है, आरसीएम नॉट एप्लीकेबल। अगर ये आदमी बोले मैं खुद ही रजिस्टर हो जाता हूं यार, मेरे को क्या पागल समझ लिया कि मैं बुक लिख सकता हूँ, इतनी सुंदर बुक लिख सकता हूँ, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, तो मैंने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। अगर वो एनसीएम में खुद ही रजिस्ट्रेशन ले ले ऑथर आदमी, तो फिर काहे का आरसीएम, ये तो बात ऑफ कोर्स सही है, फिर तो एनसीएम ही लगेगा। सर्विसेज ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, आरबीआई क्या बोलती है, इसमें अमेंडमेंट है यार, इसको अमेंडमेंट क्लास के साथ पढ़ लेना प्लीज, मैंने अमेंडमेंट पढ़ा रखा है, ठीक। वैसे अमेंडमेंट तो कुछ नहीं है, बस यही बोल रहा है कि पहले आरबीआई के सिर्फ इस मॉडल के चक्कर में आरसीएम का टैक्स पे करके चलती थी, पर आरबीआई को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ गई है, ठीक है ना। 11 क्या है, सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये क्या होता है, डीएसए क्या होते हैं, इंडिविजुअल पे जोर दिया गया है भैया, इंडिविजुअल पे, अगर कंपनी है तो नहीं। अगर कोई डीएसए है, डीएसए क्या करते हैं, बैंक से एक टोकन जनरेट करवा लेते हैं, कोड जनरेट करवा लेते हैं और बोलते हैं बैंक हम तुमको धंधा ला के देंगे, तो एक काम करना, अगर हमको तुमको क्लाइंट ऐसे ला दें जिसको 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ का लोन चाहिए, और अगर तुम उसको, हम तो ऐसा आदमी तुम्हें ला देंगे जिसको लोन चाहिए, और लोन पास हो गया, तो जितने का भी लोन पास हुआ, आप तो तुम्हारी कमाई होगी ना बैंक इंटरेस्ट के केस में, मैंने तुम्हारी कमाई करवाई ना, तो तुम एक काम करना, मेरे को कमीशन दे देना। तो मेरा काम यही है, डीएसए मेरा काम यही है कि बैंक को धंधा ला के दे देता हूँ, बैंक उनको लोन देता रहे, बैंक का काम चलता रहे, इसका काम चलता रहे, और मेरे को अपना कमीशन मिल जाए। तो मेरे को अपना कमीशन मिल जाए, तो मैं तो इंडिविजुअल छोटा मोटा आदमी हो सकता हूँ, छोटी मोटी प्रोफाइल पकड़ के ले जा सकता हूँ बैंकों के पास। इसलिए बोला गया कि मैं सर्विसेज दे किसको रहा हूँ, बैंकिंग को, एनबीएफसी कंपनी को ना, तो बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी क्या करेगी, आरसी मॉडल में टैक्स पे करके चल जाएगी, और इंडिविजुअल डायरेक्ट एजेंट क्या होगा, सप्लायर होगा। आरसीएम विल बी एप्लीकेबल, सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर मैं खुद ही बड़ा आदमी हूं, डीएसए खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, या एलएलपी है, तो फिर तो एनसीएम लगा दो ना, छोटे आदमी को छोड़ रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल को आरसीएम सिर्फ इंडिविजुअल के केस में लगा रहे हैं। और अगर सप्लायर आदमी खुद बड़ा है तो एनसीएम लगा देंगे, ठीक है ना। अगर वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप फर्म, कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, कॉर्पोरेट है, एलएलपी है, ठीक। बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होते हैं, गांव होता है, गांव में क्या होते हैं, बहुत सारी बैंकों की ब्रांचें होती है, पर है ना बिजनेस धंधा चल नहीं रहा होता, तो ब्रांच क्या करती है, एक एजेंट को, किसी को रख लेती है, अपॉइंट कर लेती है कि भैया गांव वालों को भरोसा दिला, हम तो बाहर से आए, गवर्नमेंट हमारी ये पढ़े लिख के हमारे पे विश्वास नहीं करते, हमारे पढ़े लिखों की भाषा पे, पर तू उनका लोकल, इनका बीच का रावा आदमी है, तो हम तुझे नियुक्त करते, चूज करते हैं कि तू बिजनेस फैसिलिटेटर बन जा, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर कि वो अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हमसे खुलवाए, और अगर किसी तरह की कभी मार्केट में जरूरत पड़ जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड, तरह तरह के लोन हमसे ले। तो ये हमारा काम ही लेना और देना ही तो है, किसका, बैंक का। तो तू हमारे काम में मदद कर। तो बिजनेस फैसिलिटेटर क्या कर रहा है, काम में मदद कर रहा है। तो सप्लायर कौन हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर। रेसिपिएंट कौन होगी, बैंकिंग कंपनी। फिर लिए फैसिलिटेटर तो बहुत छोटा मोटा हो सकता है आदमी, गांव का चाय वाला हो सकता है, जिसकी दुकान पे सब आते थे, तो वो बोल देता था, तो भैया बैंक चले जाओ, पैसा बैंक में जमा करा दो, बैंक से पैसा ले लो, तो इन्फ्लुएंस करने लग गया था। तो चाय वाला तो छोटा मोटा आदमी है, तो सप्लायर आदमी तो कौन है, चाय वाला। तो सप्लाई छोटे आदमी से टैक्स ले ले क्या, उसकी जमादारी करवा देगा, नहीं। तो इसलिए इसको इस बार भी सर्विस कौन रेसिपिएंट है, बैंकिंग कंपनी। तो आरसीएम मॉडल में बैंकिंग कंपनी ही टैक्स पे करके चलती है। और आगे चल रहे हैं, एक मिनट बच्चों, 1 मिनट में आया पानी पी के ना। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में। कहाँ पे था सर, यहीं इसी कुर्सी पे थे।
अरे अरे नोट्स में कहां पे था, बिजनेस फैसिलिटेटर मैंने बता दिया था, करस्पॉन्डेंट। ऐसा है कि बैंकों ने सोचा कि भैया उस गांव में तो ब्रांच खोलना ही नुकसानदायक है, नुकसानदायक है, क्या खोलोगे खोल के, ठीक, 4 आदमी सारे, जुम्मा जुम्मा 10 आदमी सारे हैं उस बैंक में, उस गांव में, ठीक, 100 आदमी मान लो, बोले 5 जनों का तो अपना स्टाफ हो जाएगा, उनका खर्चा इतना आ जाएगा, क्या डिपॉजिट लोगे, क्या लोन दोगे, नुकसान हो जाएगा। फिर हायर मैनेजमेंट तो बोल रहा नहीं, हमें तो गांव गांव तक पहुंचना है, हर गांव में हमारी कम से कम एक ब्रांच होनी चाहिए। लोअर मैनेजमेंट समझा रहा है तो उस जगह पे अपन ब्रांच खोलेंगे तो नुकसान जाएगा, महीने का 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए टूटक में आ जाएंगे, नुकसान आ जाएगा। तो क्या करें, साल का 10 लाख 20 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा आपका। तो उन्होंने, बैंक वालों ने एक तरीका निकाला बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का। वो जाते हैं गांव में और एक ऐसे समझदार आदमी को पकड़ते हैं कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो गांव में, उसकी दुकान थोड़ी बहुत चलती हो, और उसी के ऊपर अपना होर्डिंग टांग आते हैं एसबीआई बैंक, और उसको बात कर लेते, तू आज से हमारा, उसको कंधे पे स्टार लगाए थे, ठीक है, उसको जाके सम्मान दिया था, तू आज से हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। बोले वो साहब समझाओ तो क्या है, बोले बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मतलब तो हमारे भी पे डिपॉजिट ले, बैंकों को बोल आज से, लोगों को बोल आज से मैं एसबीआई बैंक की शाखा हूं एक, खुद बैंक नहीं हूं पर शाखा हूं एक, और हमारे भी पे कलेक्शन कर ले, लोगों से डिपॉजिट ले ले और हम तक जमा करा दे, लोगों को लोन चाहिए तो हमें बता, हम दे देंगे तेरे को, तू लोगों को दे देना। तो मतलब तू हमारे भी पे काम कर रहा है। इस बार दो लोग कौन है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और बैंक। तो ट्रांजेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और बैंक के बीच में हो रहा है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, रेसिपिएंट कौन है, बैंक। तो एक बात बताओ, जिसपे बैंक ने इतना भरोसा कर लिया कि तू हमारे बिहाफ पे डिपॉजिट ले ले, हैं, हमारे भी आप पर डिपॉजिट ले रहे, जिसपे बैंक इतना भरोसा कर रही है, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकता, वो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टैक्स एनसीए में टैक्स पे जमा कराने की, बिल्कुल उठा सकता है। अरे डाउट नहीं है, बिल्कुल उठा सकता है, ऐसे कंफ्यूज नहीं कर रहा अब, मैं में साफ बात जो है वो बता रहा हूँ, 3 तरह के घुमा के आंसर नहीं बता रहा। हाँ, तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट तो रेगुलर स्कीम में अपनी खुद ही एनसीए मॉडल में टैक्स पे करके चल सकता है, चलता ही है। तो बात किसकी है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। और तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को पता लग गया कि भैया अब तो स्टार मार्क लग गया, अब तो एसबीआई बन गया मैं, अब मैं एसबीआई बन गया, तो मेरे को तो लालच आ गया, मेरे को वो बोल के गए थे जितना पैसा आएगा, जितना जमा कराएगा उसका कुछ कमीशन चाहिए। तो मैंने अपनी दुकान चलाने के लिए, एज एसबीआई बैंक की शाखा चलाने के लिए, मेरा कमीशन ज्यादा बने, इसलिए मैंने क्या रख लिया, एक एजेंट रख लिया जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे और मेरे पास आने के लिए मजबूर करे, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पे आने के लिए मजबूर करे। ठीक, तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और एजेंट की बात चल रही है, तो एजेंट किसको सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को। ठीक, तो एजेंट तो इंडिविजुअल लोकल गांव का एकदम ही लोकल आदमी है यार वो तो उससे एनसीए में टैक्स नहीं ले सकते। इसलिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को जो भी सर्विसेज एजेंट दे रहा है उस पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को उस सर्विसेज पे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। समझ में आ गया। 14 सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, देखो अगर अगर एक सिक्योरिटी सर्विसेज कोई किसी को दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विस कोई किसी को दे रहा है, ठीक, अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है, ठीक, जैसे फायरबॉल एक कंपनी है जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराती है, ठीक, तो वो खुद ही कंपनी है, वो खुद ही कंपनी है, तो वो खुद रजिस्टर्ड होगी, तो वो खुद रजिस्टर्ड होगी, तो क्या जिसको भी, जिस भी बैंक को, जिस भी मॉल में उसने सिक्योरिटी गार्ड लगवाए हैं, तो रेसिपेंट कौन हो गया, वो बैंक, और वो मॉल सप्लायर कौन हो गया, फायरबॉल। तो जब फायरबॉल ने खुद नहीं आरसी ले रखी है तो आरसीएम लगा देगा इस पे, नहीं नहीं सर, उसने खुद नहीं आरसी लगे तो एनसीएम ले लेते हैं। हाँ, इसलिए अगर सप्लायर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम नहीं लगता, क्योंकि फिर तो एनसीएम ही लग जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन है, सप्लायर आदमी आपका, तो फिर वो क्या लग जाता है, आरसीएम लगने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। मतलब रेसिपेंट भी तो वही होना चाहिए जो इसमें लिख रखा है, तो रेसिपेंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब बैंक ने केस 1 में फायरबॉल कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दी, तो फायरबॉल खुद ही एक कंपनी थी जो रजिस्टर्ड कंपनी थी, तो इस केस में क्या लग जाएगा, एनसीएम लग जाएगा। पर केस 2 में बैंक ने एक इंडिविजुअल से बोला कि तू हमारे पे आके सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दे दे, तो सप्लायर कौन है, एक इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी ना है, इंडिविजुअल। ठीक, तो इसने इसको सर्विस दी, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दी। ठीक, तो ये तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है सर, बॉडी कॉर्पोरेट तो ये नहीं है, हिल लो। अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हो गई ना बात तय। तो देखो हो गई ना बात तय, तो फिर क्या करेगा, ये आरसी मॉडल में टैक्स पे करके चलेगा। कौन, आपका बैंक वगैरह, क्योंकि इससे तो ले नहीं सकते, इससे ले सकते हैं, ये रजिस्टर्ड होल्डर है, इसकी गर्दन ओढ़ेंगे तो जूस निकल आएगा टैक्स का, तो इसकी गर्दन ओढ़कर जीएसटी का टैक्स निकाल लेंगे, वसूल कर लेंगे इससे। ठीक है ना। पर नोट में क्या क्या रखा है, एनसीएम विल बी एप्लीकेबल सप्लाइज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो मैंने तुमको बात यही बता दी। ठीक है ना। वेयर रेसिपिएंट इज, और है मतलब, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी एजेंसी, ये सब एज ए टीडीएस डायरेक्टर है तो भी क्या लग जाता है,
तो भी आपका एनसीएम ही एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलो। मैं इस 15 पॉइंट को फटाफट से ऐसे बता रहा हूं, सिर्फ डायरेक्ट नोट से बता रहा हूं, ऐसे बना लेना। कंपनी, कंपनी, नॉन कंपनी, नॉन कंपनी। बताओ, अब कंपनी अगर कंपनी को सर्विसेज देगी तो ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो अगर कंपनी कंपनी को रजिस्टर्ड देगी तो फिर क्या आरसीएम लगाए क्यों? जब सप्लायर आदमी को पकड़ेंगे, डांट मारेंगे, तो उससे अलग से आराम से टैक्स निकल जाएगा क्योंकि वो खुद रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस पर आरसीएम लगाएंगे क्यों? तो हाँ, तो अगर कंपनी कंपनी को ट्रांजेक्शन नंबर होता है तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 पे क्या लगेगा? आपका एनसीएम लग जाएगा। ठीक है ना, एनसीएम लिख लेता हूं, एनसीएम किस किस ट्रांजेक्शन पे लगेगा? ट्रांजेक्शन 1 पे लग जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2 है कंपनी ने नॉन कंपनी, सॉरी नॉन कंपनी लिखना था, कंपनी ने नॉन कंपनी को ट्रांजेक्ट दिया, तो इसको तो पकड़ना सच में नामुमकिन है, रेसिडेंट को पकड़ना तो सच में नामुमकिन है, पर इसको पकड़ना एकदम आसान है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में भी क्या लग जाएगा? आरसीएम एनसीएम लग जाएगा। पर नॉन कंपनी ने नॉन कंपनी को ट्रांजेक्शन नंबर 2 ये था, ट्रांजेक्शन नंबर 3 ये, नॉन कंपनी ने नॉन कंपनी को क्या दिया? सर्विसेज दी है, रेंटिंग ऑफ अ पैसेंजर मोटर व्हीकल की। ठीक, रेंट ही कर दी, कार ही रेंट कर दी, है ना। तो नॉन कंपनी ने नॉन कंपनी को क्या कर दी? कार रेंट पे कर दी, है ना। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में एनसीएम लगना चाहिए, आरसीएम। देखो सर, एनसीएम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इसको पकड़ना मुश्किल है, पर आरसीएम लगा दे क्या? क्योंकि अरे रेसिडेंट को पकड़ना भी तो उतना ही मुश्किल है यार। तो जब दोनों को पकड़ना मुश्किल है तो आरसीएम तो सेकंड प्रायोरिटी है। आरसीएम तो जब लगता है जब सप्लायर को पकड़ना मुश्किल हो पर रेसिडेंट को पकड़ना आसान हो। इसमें तो दोनों को पकड़ना मुश्किल है, तो फिर दोनों को पकड़ना मुश्किल है तो गर्दन इसकी ही फांसेंगे, सप्लायर की ही फांसेंगे। तो फिर ट्रांजेक्शन नंबर 3 में भी क्या लग रहा है? आपका एनसीए में लग रहा है। फिर लग किस में रहा है सर? अरे लग किस में रहा है? अरे जो बच गया उसी में तो लग रहा है। जब नॉन कंपनी किसी कंपनी को देगी, इस बार इसको पकड़ना मुश्किल, इसको पकड़ना आसान है, तो आरसीएम कब लगेगा? ट्रांजेक्शन नंबर 4 में लग जाएगा। ठीक है ना, ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की कहानी है, पढ़ लेना। ठीक है ना। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? ये बड़ा भाई साहब ड्राइवर जो है जॉइंट आदमी है, नेटवर्क इंडिविजुअल एचएनआई, इसके पास 500 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो, 5,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो पड़ा है, जिसमें कोई बहुत सारे शेयर पड़े हैं, रॉयल होटल पड़ा है, एसबीआई बैंक पड़ा है, यस बैंक पड़ा है ना, पीएनबी बैंक पड़ा है, ठीक है ना, टाटा स्टील पड़ा है, टाटा मोटर्स पड़ा है, ठीक, रॉयल इंडस्ट्रीज पड़ा है, टीसीएस पड़ा है, क्या क्या नहीं पड़ा है इसके पास? 5,000 करोड़ में सब कुछ पड़ा है। ठीक, आपको पता लगा कि भैया टीसीएस के भाव अभी सस्ते चल रहे हैं, टेक महिंद्रा पड़ा है, ठीक है ना, इन्फोसिस पड़ा है, बहुत सारे शेयर्स के पास पड़े, ठीक है ना, एनएमडीसी पड़ा है, बहुत सारे शेयर इसके पास पड़े, किसके पास? इसके पास, इस एचएनआई के पास। तो आपको क्या लगता है कि भैया इसने क्यों खरीदे हैं? इसने तो भैया 10 साल के लिए खरीदे हैं ना, इसको भी बेचने वाला ना खरीदने वाला, चाहे 10% प्रॉफिट हो चाहे पैसा डबल हो जाए, तो ये तो खरीद के बैठ गया, भैया मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, डिविडेंड आ जाता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बेचूंगा तो मैं आज से 10-12 साल बाद जब मेरे 1,000 5,000 करोड़ लगाए हुए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इसको पता है कि भैया रोज बेचने के चक्कर में नहीं हो पाएंगे, पर 20,000 करोड़ रुपए अगर मैं 10-15 साल तक रख लूंगा तो हो जाएंगे। ठीक है ना, पेशेंस रखा है अगले ने। ठीक, पर आप बच्चों को पता चला कि टीसीएस का भाव अभी करंटली 3,500 रुपए चल रहा है, जो कि बहुत सस्ता है, आते ही आने वाले दिनों में, ठीक है ना, आने वाले दिनों में 4,200 रुपए का हो सकता है, तो 700 रुपए का गेन हो सकता है। तो आपको क्या लगा? 3,500 में खरीद लेता हूँ, 4,200 का बेच दूंगा। पर जब जैसे आपने अपनी जेब टटोली, जैसे अपने जेब टटोली, अंदर से निकला रुपया एक भी नहीं, अंदर से रुपए निकला एक भी नहीं, अब आपके अपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं आपको। या मान लो आपकी जेब में से निकले अंदर से 50 या 100 रुपए, बोले 100 रुपए का में तो टीसीएस एक नहीं आना, खुद एक अकेला शेयर 3,500 का है, क्या करूं? मेरे को पूरी नॉलेज है कि भैया अभी सस्ता चल रहा है, सस्ता खरीद के अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए होते तो मैं भी 2 करोड़ रुपए की टीसीएस खरीद लेता और उसको 3,500 में खरीदता, 3,500 के भाव 4,200 के भाव दे देता, मजा आ जाता है ना। 700 डिवाइड बाय 3,500, 20% इनकम हो जाती, तो 5 करोड़ का 20% होता है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए में छाप जाता 2-3 महीने में, मजा आ जाता। पर अब आप लैक ऑफ नॉलेज है तो आप चुपचाप बैठे हो, लैक ऑफ नॉलेज क्या, लैक ऑफ मनी है तो आप चुपचाप बैठो, क्या करें? पता तो है मार्केट में कमा तो सकता हूं, पर पैसे नहीं है, कमाऊं कैसे? पैसा डालूंगा तो ही तो कमाई आएगी। तो इस केस में आता है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। आप इसके पास गए, बोले टीसीएस मेरे को किराए पे दे दे 4 महीने के लिए, 4 महीने का किराया ले लेना मेरे से, जो भी तेको लेना है, ठीक, बदले में क्या करना? टीसीएस के शेयर ले रहा है 10,000 या फिर 1,00,000 शेयर दे रहा है मेरे को किराए पे, 1,00,000 की 4 महीने बाद, 4 मंथ बाद ही 1,00,000 शेयर तो अपने के वापस ले लेना। यू क्यों? मेरी जिम्मेदारी, मैं किराए पे ले रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी, मैं तो कैसे भी वापस करूंगा, पर 1,00,000 शेयर को वापस कर दूंगा, बदले में किराया ले ले 4 महीने के लिए। तूने अपनी चीज, चाहे कार दी, चाहे सिक्योरिटी दी तो सही ना, तो 4 महीने के लिए तूने अपनी चीज में किराए पे दी, उसके लिए किराए पे दे दे। तो ये क्या हुआ? सर्विस प्रोवाइडर।
इसने किराए पे दी है, ये हुआ रेसिपिएंट। तो इसमें बोल रहे प्रोवाइडर को नहीं पकड़ेंगे, रेसिपिएंट को आरसी में पकड़ लेंगे। जब इतना रिस्क उठा रहा है तो ये कंप्लायंस भी फॉलो कर दे, ठीक, कंप्लायंस भी फॉलो कर दे, ठीक। तो आरसीएम में इसको ही पकड़ लिया, ठीक है साहब। ये आपका है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस। मैंने अच्छे से बताया था सप्लाई के एग्जाम पेपर चैप्टर में, दोबारा नहीं बता रहा कि कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता है, ठीक, तो उस पे क्या लग जाता है। अगर वो इंपोर्ट बाहर से करी है तो सप्लायर तो बाहर बैठा है, रेसिपिएंट को, सप्लायर को पकड़ना मुश्किल है, रेसिपिएंट को पकड़ लेंगे, ठीक। पर वो भी, ये भी ट्रांसपोर्टेशन गुड बाय इन फॉर्म ऑफ ये भी है, तो इसमें भी आप सप्लायर आदमी को पकड़ना, पकड़ के आप रेसिपिएंट आदमी को पकड़ लेंगे। और ये क्या है, ये ओइडार वाला केस है, एनसीएम विल बी एप्लीकेबल। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, फिर भी एनसीएम लग जाएगा। कौन सा है ये, जब विद कंसिडरेशन पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ली जा रही है, ठीक है ना, और ओइडार की सर्विस ली जा रही है, ठीक है ना, तो एनसीएम लग जाता है। सर क्या है, याद तो कराओ। अरे याद रिवाइज करा रहा हूं, याद लॉजिक नहीं बैठा सकता कि मैंने सप्लाई चैप्टर में क्या बताया था, ओइडार वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था, तुम्हें खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने हिंट लिख तो दिया, ओइडार में विद कंसिडरेशन में वाला केस है, जब पर्सनल पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, है ना, वही केस है ये, ठीक। आगे सेक्शन 9(4). सर सेक्शन 9(4) क्या है, देखो सेक्शन 9(4) क्या है, अभी तक तो सर्विसेज के केस में क्या लग रहा था, आरसीएम लग रहा था, ठीक। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट की नीयत खराब हुई, बोला मार्केट में कहीं भी टैक्स छोड़ेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सब्जी वाले को बोला, ओए 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 सुन मेरी बात सुन। बोला एक तो तमीज से बोलो। बोला ठीक है आप मेरी तमीज से बात सुनो। तो सब्जी वालों ना बोलो, तो सब्जी वालों ने बोला, देख सब्जी वालों को बोल रही गवर्नमेंट, ये देख तू तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, तू तो गेट नंबर 23 से 22 से 24 से कहीं से ही बाहर निकल रहा है, तो तू तो टैक्सेबल पर्सन बन नहीं रहा। तो क्यों ना, जिसको तू सेब बेच रहा है, जिसको तू धनिया पुदीना पालक बेच रहा है, जिसको तू चाय बेच रहा है, मतलब सबसे बात कर रही है। सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर ही तो है, जिसको भी तुम माल दे रहे हो एक्चुअली, तो रेसिपिएंट आदमी अगर रजिस्टर्ड आदमी है तो रेसिपिएंट आदमी से टैक्स ले लेंगे हम। तो गवर्नमेंट को मतलब मार्केट में हर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन में टैक्स चाहिए होने लग गया था बीच में, इतना लालच तो खराब है, ठीक। तो रेसिपिएंट आदमी ने भाई तो बगाल दी, वो तो स्ट्राइक्स पे आ गए, बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब हम ऑफिस के लिए चाय भी पी लेते हैं, तो उस चाय पे हम आरसी मॉडल में टैक्स पे करें। तुम्हारे 9(4) के 9(4) आया तो ऐसे बढ़ चढ़ के खुश होके, पर उसको आते ही सुस्त कर दिया, फुस पटाखा निकला वो, ठीक, उसकी हवा जान निकाल ली, ठीक। तो 9(4) का एप्लीकेबल मार्केट में होने नहीं दिया, ठीक। तो फिर भी 9(4) अब दिख रहा है सर, हमें तो दिख रहा है, हमें दिख रहा है सर, छोड़ते काट दे। अरे नहीं काटना नहीं बच्चों, मेरे बच्चों बात सुनो। आरसीएम 9(4) जितनी ताकत से आया था ना, उतनी ताकत से शासन कर नहीं पाया। अब इज्जत दे दी, चल कोने में बैठ, एक जगह एप्लीकेबल करवा देते हैं। वो एप्लीकेबिलिटी है रियल एस्टेट का केस। रियल एस्टेट के केस में 9(4) लग जाता है कि अगर कोई भी सीमेंट वाला शॉपकीपर किसी बिल्डर को माल बेचे, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सप्लायर कौन है, सीमेंट ओनर, तो स्टॉक सीमेंट की शॉपकीपर वाला। रेसिपिएंट आदमी कौन है, बिल्डर। तो रेसिपिएंट आदमी को बोला, देखो हो सकता है सीमेंट की शॉप वाला छोटा मोटा आदमी हो, उसे आरसी नहीं ले रखी हो, पर तू इतना जाइंट मोटा बड़ा रियल एस्टेट वाला आदमी है, तो इस बात के इस केस में क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। तो तेरे को जीएसटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जीएसटी का टैक्स करना पड़ेगा, उस सीमेंट के कट्टों पे हम तक तू जीएसटी पहुंचाएगा। सेकंड में बात करी कैपिटल गुड्स की, बोले जब रियल एस्टेट वाले, जब बिल्डर को अपना माल ऐसे कोई कैपिटल गुड्स बेचेंगे, जैसे वो मशीन नहीं आती जिससे सीमेंट और कंक्रीट मिक्स होकर ऊपर जाती छत गिरते टाइम, ठीक। तो वो मशीन अगर कैपिटल गुड्स खरीदी बिल्डर आदमी ने, तो ही इसमें भी बिल्डर आदमी क्या करेगा, एनसीएम मॉडल में टैक्स पे करके चलेगा, सॉरी आरसी मॉडल में टैक्स पे करके चलेगा। पर तीसरे केस में जब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इन जैसी सर्विसेज लेगा, तो 20% सर्विसेज अगर वो टोटल, इस टोटल सर्विसेज का, अपनी टोटल सर्विसेज का क्या लिख रखा है, अदर देन अप टू टोटल सर्विसेज का 20% पार्ट ऑफ सर्विस इन छोटे मोटे लोगों से ले रहा है, तो उस पे ना एनसीएम लगेगा ना आरसीएम लगेगा। पर अगर 30% इन छोटे मोटे से लगे रहा है, तो 20% पे ना एनसीएम लगेगा ना आरसीएम लगेगा, 10% पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, ठीक। ठीक है सर, ये था आपका आरसीएम एनसीएम आरसीएम चैप्टर का एक मैराथन। और इसी के साथ आज विदा लेते हैं आप बच्चों से, ठीक। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे मन लगा के बहुत बड़ी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक। और आप अपने टीचर का, सीए कार्तिक गोयल आपके जो सर हैं, ठीक, सीए कार्तिक गोयल ने क्या इरादा से इंटेंशन बार-बार के अपना क्या इंट्रोडक्शन बनता है ना, कम से कम मेरे को जानो तो सर जी क्लास में नालायक लेट आए होंगे, ठीक। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, बस ये बात है, ठीक। तो आप अपने सर के से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके चले तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। बस कहना क्या चाहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, मेरी सारी एनर्जी आप सबके साथ है कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छा करें, ठीक है ना, है ना। तो इसी के साथ मैं आज इस डे से मैं विदा लेता हूँ।
अगला चैप्टर आपको कौन सा जो ऐसा चैप्टर है मेन जिसमें आपको प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि अब एग्जाम के लिए ज्यादा रिवीजन डेट बचे नहीं है, ज्यादा डेज बचे नहीं, तो मैं ज्यादा रिवीजन का पूरे लेक्चर रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा। ठीक, अगली बार से ध्यान देंगे हम, अगले टाइम पेपर आपको क्या मतलब अगली बार से, तो आप तो इसी बार में पढ़ के पास होने वाले हो। ठीक, तो पर मैं अगली बार से अपनी अगर जो भी कुछ मेरे से टाइम शेड्यूल बिजी चल रहा है उसमें से टाइम निकाल के टाइम से रिकॉर्डिंग करके आप बच्चों को दूंगा। पर फिर भी अगर आपको अभी भी किसी चैप्टर में मेन डाउट हो, आप चाहते हो इसका रिवीजन लेक्चर मिल जाए तो सर मजा आ जाए, है ना, प्लीज सर इसका रिवीजन लेक्चर आपको बता दो, तो प्लीज कमेंट्स में बता देना बच्चों कि आपको इसका रिवीजन लेक्चर चाहिए, मैं आपको सून जल्दी बहुत जल्दी वो प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो फिर मिलेंगे अपन एक नए एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए गुड नाइट, छब्बा खैर, बाय बाय। ठीक, ऑल द बेस्ट फॉर योर वेरी एग्जामिनेशन एंड हरे कृष्णा बच्चों।